स्वागत है आप सभी का। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चंस। कल हमने लास्ट लेक्चर में जो रूल्स पढ़े थे, अब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की हम सब बात करेंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और ये हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके फॉर्मेटिंग किस तरह की जाएगी, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, लाइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 आपके मॉड्यूल से। मिस्टर ए, जिसकी एज 35 साल है, उसने ये डिटेल्स आपके सामने दी है। चलिए, आपसे पूछा गया है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। वापस से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे, हम हमारी शीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 टाइटल डालें, कॉपी पे लिखना शुरू करें भैया मेरे साथ, और देखें किस तरह से तेजी से क्वेश्चन किया जाता है। टाइटल लिखें, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। टाइटल हो गया। फिर एक कॉलम पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम रुपीस का, है ना। इतना बड़ा कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का होना चाहिए, रुपीस का कॉलम बहुत छोटा सा करना भैया। ये हमारा फॉर्मेट। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो मुझे मालूम है हेड वाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले इंट्रा फिर इंटर। तो मेरे लिए इमेजनरी लाइन ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंटर वाला डाटा यहाँ लिखने की जगह मैं बाहर भी लिख सकता हूँ सीधा। अगर मुझे लगता है ब्रॉड फॉरवर्ड भी सेट ऑफ करना, तो इंट्रा, ये इमेजनरी कॉलम इंट्रा, ये इंटर, और ब्रॉड फॉरवर्ड के बाद बाहर फाइनल डाटा, जैसी इच्छा हो। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है वर्किंग नोट्स, कि आप कितने वर्किंग नोट्स समझा कर आते हो विद सेक्शंस। तो ये मेरी दो शीट हो गई, एक मेरी मेन शीट जो बहुत क्लीन होना चाहिए, और सेकंड पार्ट मेरा वर्किंग नोट का रहेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, एज 35 साल दे रखी है। अगर वो मुझसे टैक्स लायबिलिटी पूछते, भैया बहुत सारी चीज़ें अब टैक्स में आप पढ़ चुके हो, सोचना आना चाहिए। जो क्वेश्चन में दिया उसके अलावा आप अगर नहीं सोचोगे तो दिक्कत जाएगी। 35 साल की एज है, इसका मतलब यहाँ पर वो चाहते तो टैक्स लायबिलिटी भी निकालने का बोल सकते थे। इसी क्वेश्चन में वो चाहते तो आपसे पहले किसी चीज़ का कैलकुलेशन करा लेते, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन, खुद करा सकते हैं। अभी डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सारी इनकम दे रखी। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि कंप्यूटेड है। क्या मतलब है इस वर्ड का? सर ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जा चुकी है। ये टिक करो भैया, रिवीजन के समय आपको ये बात काम आनी चाहिए। तो 4 लाख रुपीज से शुरू करते हैं। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपीज। अब मेरी बात सुनो, 4 लाख कायदे से यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन अगर सेट ऑफ करना हुआ तो, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 लाख को अंदर लिखो, या अभी कुछ भी मत लिखो। सेकंड पॉइंट देखो, लॉस दिया हुआ है फ्रॉम SOP 70,000 का। चलो, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है 1,50,000 का। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक, यहाँ पर हम लिखें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको अंडरलाइन ज़रूर करना। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे SOP, यहाँ लिख सकते हो LOP। अब इंट्रा है तो इंट्रा में पहले अंदर लिख लो 70,000 और 1,50,000। टोटल लॉस जो हुआ वो हुआ 2,30,000, 2,20,000। अब मुझे मालूम है कि दोनों ही जगह अगर ये लॉस है, इट मीन्स हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट तो अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे एज पर सेक्शन 70। लेकिन सैलरी इनकम मेरे पास है कितनी, 4 लाख रुपीज़। तो सैलरी इनकम अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 लाख रुपीज़, तो क्या ये सेट ऑफ हो पाएगा? यस। तो सेट ऑफ के लिए एक नया कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो, इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 71 अलाउड है क्या हाउस प्रॉपर्टी का? यस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ होगा। ये देखिए, इन्होंने प्रेजेंटेशन डायरेक्टली ऐसा कर दिया। मैंने एक हेड और बढ़ाया, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखने की बजाय पहले हेड में शो करना चाहता हूँ कि 2,20 का लॉस कैसे आया, और फिर इसको सेट ऑफ करूँगा। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्टली 2 लाख रुपए लेस करे, और आउटर कॉलम में इन्होंने लिख दिए 2 लाख रुपए सैलरी के, और ये सब इन्होंने नहीं लिखा। मत लिखो, नहीं इच्छा है तो। अब इस 2 लाख पे मैं होता तो ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ऐड इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट लगाया कि 2 लाख रुपए एडजस्ट हो गए, और अब बचे हैं 20,000। इस 20,000 को हम क्या बोल रहे हैं, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर।
कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। आप अगर इसको यहाँ नहीं समझाओ तो वर्किंग नोट लिखो भैया। पहला वर्किंग नोट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखो फटाफट। वर्किंग नोट हर चीज़ का जाना चाहिए। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ, सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिखना है आपको, अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 71 इंटरहेड एडजस्टमेंट अलाउड। चलो भैया, मैं होता तो ऐसे करते, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें हट जाएगी। आप इन्होंने डायरेक्टली किया है एग्जाम के लिए। देखो आईसीआई का आंसर डायरेक्ट वाला है, इन्होंने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया ये, बजाय वर्किंग नोट देने के। और ये भी नहीं समझाया कि सेक्शन सेट ऑफ क्यों हो रहा, तो इन्होंने ये ज़रूर लिख दिया पर। तो अगर हम सब सेक्शन याद कर पाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर सब सेक्शन याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, ट्राई करो, हो जाएंगे वैसे। पर नहीं तो 71 लिख के छोड़ना, फिर और क्या करेंगे। इन्होंने यहीं पे लिख दिया, इसलिए अलग से वर्किंग नोट की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए साहब, इंट्रा और इंटर पे तो आ गए अपन। अगला बिजनेस लॉस दिया हुआ है, लिखें इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस या प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम, वर्ड क्या आना चाहिए, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ दिया हुआ है लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। चलो, कोई इनकम है क्या सर, इनकम तो नहीं है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो अंडरलाइन कर लो। एफडी इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, कितना एफडी इंटरेस्ट दिया हुआ है, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। बोलो क्या करें सर। अगर हम देखें तो यहाँ से हम बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। इंट्रा हेड में तो कुछ भी नहीं है, इंटर हेड में ये सैलरी से सेट ऑफ हो नहीं सकता है। बोले प्रोहिबिशन क्या इंटर हेड में, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस या कोई भी बिजनेस लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमको अदर सोर्सेज सेट ऑफ करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, 1 लाख में से 80,000 गए, बाहर आ जाएगा यहाँ पर नील, और यहाँ पे आएगा प्लस 80,000। बैलेंस 20,000 का जो लॉस है कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अब आपकी इच्छा हो तो यहीं पे वर्किंग नोट दो, आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा और कहीं वर्किंग नोट दो। एक वर्किंग नोट नीचे दे सकते हैं यहाँ पर नॉलेज शो करने के लिए। बोलो क्या दोगे, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ गेन सैलरी इनकम। तो ये लिखना हो तो ये लिख दो, ऐसा नहीं लिखना हो तो उल्टा लिखो, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ऑल हेड्स। लिखो लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ऑल हेड्स एक्सेप्ट सैलरी, ऐसा लिख दो। ये हमने रूल पढ़ा है, रूल वाइज लिखो, लीगल लैंग्वेज हो जाएगी थोड़ी सी, एक्सेप्ट सैलरी। तो भैया ये तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे नील आ गया, तो आपकी जीटीआई हो गई है यहाँ पर 2 लाख रुपए। डिडक्शंस कुछ है नहीं तो लिखो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, नील। मेरी टीआई हो गई 2 लाख रुपए। देखते हैं इन्होंने क्या शो किया। इन्होंने देखो क्या क्या करा, इन्होंने ये डायरेक्ट करा, ठीक है। हम भी ये वाला पार्ट सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस डायरेक्ट सेट ऑफ कर देना। 220 का टोटल लगाया इन्होंने सीधा, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs लिखा, हमने मैक्सिमम लिखा था। अब यहाँ इन्होंने बिजनेस लॉस पहले नहीं लिखा, मैंने इस तरह सेट ऑफ करके दिखाया। ये एडजस्ट कहाँ से हुआ ये नहीं बताया इन्होंने, ये प्लस का साइन ऐड करके करा, ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐसा आएगा ये देखिए, ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के 80,000 एडजस्ट हुए, ऐसा मैं दोनों हेड में दिखा रहा हूँ। इन्होंने डायरेक्ट दिखाया ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 80,000, बिजनेस लॉस सेट ऑफ 1 लाख लिखा, लॉस ऑफ 20,000 कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ये डायरेक्टली लिखा। जीटीआई 2 लाख रुपए चैप्टर 6 से नील। अब देखो इसमें क्या लिखा, इन्होंने ये जो लिखा है ये इसका ये नोट है, सैलरी इनकम 2 लाख रुपए है जो कि हाउस प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट के बाद है। बैलेंस जो था वो नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ होगा, ये हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा ही नहीं हमने। बैलेंस 20,000 लॉस कैन बी सेट ऑफ
या कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ऐसे ही लिखना ना, कैन बी सेट ऑफ की जगह कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट, कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इन्होंने अलग से लिखना चाहिए था, इन्होंने यहाँ मिक्स किया। बिजनेस लॉस जो है ये सेट ऑफ हुआ और रिमेनिंग 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये बात यहाँ भी लिखो। हेंस बिजनेस लॉस इज सेट ऑफ अगेन, मन से ही लिखना है सब, इंटरेस्ट इनकम एंड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेन सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी, थोड़ा अच्छा कर देना। ₹20,000 लॉस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बोलो भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन था, टीआई इस तरह से निकलेगी, इसी में वो चाहते तो यहाँ पर बीच में कैपिटल गेन का अगर क्वेश्चन को इंक्रीज करना हो तो वो लोग क्या दे देंगे, वो आपको फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन दे देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे देंगे, इंडेक्स नंबर दे देंगे, आपको एलटीसीजी या एसटीसीजी निकालने की बात कर सकते। तो क्वेश्चन 1 बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 2 वर्किंग नोट के साथ ही खत्म होता है। कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन ये सब नंबर याद करने पड़ेंगे, ये लिखा हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए पहली बात उन्होंने लिखी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो पहले वो दूसरे हेड से सेट ऑफ करना, 2 लाख तक जाएगा, ये इंटर हेड की बात करी उन्होंने करंट ईयर में। अनएब्जॉर्ब्ड लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और सेम हेड से जाएगा। मैंने बोला है पुराने पाप जो कि आज आ रहे हैं, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड हुए, वो सिर्फ अपने ही घर में सेट ऑफ होंगे, सेम हेड। दूसरे हेड में दूसरे घर में झांकना भी मत। 8 साल आपने टाइम लिमिट मुझसे पढ़ ली थी, ये लिखा हुआ है, सेम हेड में ही जाएंगे भैया, इतनी आराम से ये बात लिखिए। तो ऐसा लिख लो, सेम हेड सेम घर, बस इतनी सी बात से रिवीजन हो जाता है। फिर सेक्शन 72, ये बिजनेस लॉस है, किसी भी एनी अदर बिजनेस से हो सकता है, लेकिन a loss carried forward cannot be set off against income from any other head other than business profession। तो वापस सेम से लिख लो यार, सेम हेड, इन्होंने घुमा के लिखा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेम हेड। चलो साहब, पर्सन हु इंकर्ड द लॉस अलोन इज एंटाइटल्ड, क्या मतलब है इसका, ये अभी पढ़ना बाकी है, अभी रोकते हैं। चलो इसको, या यही समझ लो एक लाइन, अगर एक्स असेसी है तो यही लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करेगा। इसके हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी है कि कब मेरा लॉस कोई और असेसी कैरी फॉरवर्ड भी करेगा और सेट ऑफ भी करेगा। नॉर्मल रूल तो यही है कि जिसका लॉस, जिसके पाप, वही धोएगा, है ना। तो भैया अभी नॉर्मल रूल तो यही है कि जिसका लॉस है वही हक रखता है, राइट रखता है कि वो इसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करे। बोलो भैया, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या लिखा है, द सक्सेसर ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड प्रीडेसेसर का लॉस। ये प्रीडेसेसर एक्स, सक्सेसर वाई, वाई एक्स के लॉसेस कैसे शिफ्ट करेगा। आप और मैं दोस्त, मैं बोल रहा हूँ एक काम कर, मेरे लॉस तू सेट ऑफ कर ले, तेरे पास इनकम है, तो ऐसा तो होगा नहीं, हर एक असेसी अलग अलग होता है। लेकिन अब सक्सेशन का केस हो तो क्या करेंगे, मान लो फादर की डेथ हुई, इस वजह से सन को बिजनेस गया, तो यही बिजनेस गया ना। तो ऐसे और भी एक्सेप्शन है, जैसे अमलगमेशन एक एक्सेप्शन है ना, मर्जर एक एक्सेप्शन है, जिसमें हमारा लॉस कोई और कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये ध्यान रखना ना, सक्सेशन वाला पॉइंट। अब आपको सेक्शन सारे नहीं है इसलिए ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रख सकते हैं। तो जिसका लॉस वही सेट ऑफ करे, जिसका लॉस वही सेट ऑफ करे। बोलो भैया, ओनली ऑफ द असेसी हु इनकर्ड द लॉसेस, जिसके पाप वही धोएगा, सिंपल हिंदी में लिख लो साइड में। 8 साल का टाइम पीरियड है, ये तो आपको पहले से मैंने बता दिया है। चलो इलस्ट्रेशन 2 कर दें। अब एक्सेप्शन में इन्होंने एक ही लिखा है, और भी है 3-4 वैसे, चलो पर जितना लिखा उतना ही पढ़ेंगे अपन भी, है ना। सक्सेशन के अलावा एक केस और लिख लो यहाँ पे, अमलगमेशन, ये भी आपको समझ पड़ जाएगा इजीली। अमलगमेशन, कंपनी अमलगमेट होती है तो पूरी बैलेंस शीट उठ के आती है, अगर प्रॉफिट गया है तो लॉस भी जाएगा, तो टॉप कैरी फॉरवर्ड करने में। चलो साहब, मिस्टर बी जो कि क्या है, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, बताओ इसका यूज कहाँ हो सकता है। सबसे पहला याद आना चाहिए सर सेक्शन 87A रिबेट का। भैया अब पूरा इनकम टैक्स लगभग आपके हाथ में है, अब सब चीजें अगर सोच पाए तो फिर हमने पढ़ा, वरना हमने नहीं पढ़ा।
तो मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में कि सोचना कैसे है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। जैसे ही मिस्टर बी आया, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मुझे याद आना चाहिए सेक्शन 87A की रिबेट लग सकती है, जो कि एक रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल और जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे हो उसको मिलती है रेसिडेंट। अगर यहाँ वो एज लिख देते 62 ईयर्स तो मैं समझ जाता ये सीनियर सिटीजन भी है भैया, क्योंकि रेसिडेंट भी है और 62 की एज है, तो ये 62 की एज पे सीनियर सिटीजन हो जाएगा। सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या थी? जो इंडिविजुअल हो और जिसकी एज 60 से अबव हो, जो रेसिडेंट हो और जो 60 से अबव। तो ये बात समझना पड़ेगी आपको। जैसे उन्होंने रेसिडेंट इंडिविजुअल वर्ड यूज़ किया, आपने को ये सारी बातें क्लिक हो जानी चाहिए। पढ़ते पढ़ते क्लिक नहीं हुआ, एट द एंड एकदम से क्लिक नहीं होगा। तो सोचना आना चाहिए भैया। टैक्स लाइबिलिटी तक सोचो। ये पूछ भले टोटल इनकम रहा है, लेकिन अपने को तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करना है ना। चलो, इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है, कंप्यूटेड 45,000 लिख लो। इनकम फ्रॉम सैलरी, टाइटल डालो कैलकुलेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ। इन्होंने नहीं लिखा, आप लिख लो, इसको ठीक करो। कंप्यूटेशन ऑफ, कॉपी उठाएं भैया, कॉपी पेन उठाएं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। इन्होंने यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में भी इन्होंने 2 कॉलम बना लिए थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अपन एक ही बना रहे हैं, अपन इंटरनल कॉलम नहीं बना रहे हैं। ये बेसिकली इंटरहेड सेटिंग के लिए बना लिया इन्होंने। आपकी इच्छा हो तो आप भी बना लो, नहीं भी बनाओ तो इमेजनरी ये चल ही रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल कॉर्नर पे लिख देता हूँ, तो बेसिकली ये इंटरहेड एडजस्टमेंट ही है। बनाना चाहें तो बना लें यहाँ पे एक कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरहेड हम इसमें कर देंगे, इंटरनल कॉलम में चलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, आपको ऐसा प्रेजेंट नहीं करना हो मत करो, ये बीच की लाइन उड़ा देना। पर मुझे लगता है इस तरह से करने में भी कोई बुराई नहीं है, बढ़िया है, इसमें अपने को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। यहाँ वर्किंग नोट के नंबर लिख देना, वर्किंग नोट 2 और यहाँ वर्किंग नोट 1। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, करना शुरू करें भैया। मिस्टर बी, a resident individual has furnished the following information for the previous year, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22। टोटल इनकम पूछी गई है, मैंने सबसे आखिरी लाइन पहले पढ़ ली ताकि मैं टाइटल बना पाऊँ, पर्टिकुलर रुपीज बना। लाइए शुरू करते हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम ही दे रखी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लॉस दे रखा है। ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। करो भैया क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिएगी। लिखें क्वेश्चन 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम रुपीस का, ये एक्सटर्नल कॉलम हो गया। चाहें तो ये इंटरनल कॉलम और बना लें, क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा दिया हुआ है, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और ना बनाओ तो भी अपन कॉर्नर में बिल्कुल कोने में यूज करते हैं डाटा को। पहला डाटा इनकम फ्रॉम सैलरी, मैंने क्वेश्चन में देख लिया है कि लॉस भी है, तो लेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ऊपर की 3 लाइन तो इन 2 के लिए ही छोड़ दो, हमेशा यही सेट ऑफ होंगे सबसे पहले तो, है ना। ला इनकम देखो 45 और 24। चलो लिखो भैया 45,000 और 24,000 का लॉस। 2 लाख से कम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेट ऑफ कर सकते हैं। बाहर लिख दो डाटा कितना आ रहा है, बाहर आ रहा है ये 21,000। ओके साहब, चलो अगला बोलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हो गया। फिर इसके बाद है इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये दोनों लॉस की कैटेगरी में, पर दोनों ही लॉस है। तो चलो लिखो भैया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहला स्पेकुलेटिव लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, और इसका वर्किंग नोट बना देना। दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव लॉस दिया है ना उन्होंने, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस। लो बोलो इंट्रा बोलो पहले तो, कितना कितना 22 और 4, 22 और 4, ये हो गया 22,000 का लॉस और ये हो गया 4,000 का लॉस।
इसके लिए वर्किंग नोट बना देना, वर्किंग नोट 2। स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम, सेक्शन 70 की रेस्ट्रिक्शन। नॉन स्पेकुलेटिव छोड़ रहे हैं अभी, और कोई इनकम हो तो देखो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो पहले कैपिटल गेन हेड डालो भैया, गैप छोड़ के। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और अंडरलाइन जरूर कर देना मालिक, हाथ से स्केल मत उठाने लग जाना। पहला LTCG और दूसरा STCG। देखो एक में इनकम एक में लॉस है। इनकम किस में है? 19 और 25, 19,000 लिख लो यहाँ पर, 19,000 इनकम और 25 का लॉस, तो क्या सेट ऑफ करेंगे? 19,000 सेट ऑफ करेंगे। बाहर क्या आ जाएगा? सीधा बाहर आ जाएगा नील, और इसका बन जाएगा वर्किंग नोट 3। बोलो भैया, है ना? 6,000 रुपये कैरिड फॉरवर्ड। यही लिखना हो तो यही लिख लो, या नीचे वर्किंग नोट डालो, ज़्यादा अच्छा है। वर्किंग नोट 1, बोलो किसका डालोगे? बोलो किसका डालोगे? सबसे पहला क्या सेट ऑफ किया तुमने? हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या लिखोगे? इनकम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखो। कैन बी सेट ऑफ अगेन, ऐसे मत लिख देना एग्जाम में, हाँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख, ऐसा भी लिख ही दो ना, नॉलेज तो शो करना ही है। 2 लाख, सेक्शन 71। चलिए मालिक, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेन इनकम फ्रॉम सैलरी, रेस्ट्रिक्टेड ₹2 लाख, सेक्शन 71 ना। अब आपको अगर ध्यान हो तो ऊपर आपने एक सेक्शन पढ़ा था ये वाला, तो इसीलिए लिख लिख के करना जरूरी है ताकि ये चीज़ें याद हो। सेक्शन 71 3A ऐसा लिखो ना पूरा, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीज़ें। सेक्शन 71 3A। तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करें पूरा। ये पहला वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2 बोलो। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस या लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, भैया एक एक लाइन के वर्किंग नोट देना जरूर। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हुम? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये किसी और इंट्रा हेड से भी नहीं जाता। दूसरा, हेंस रुपीज कितने कितने हैं? 4,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड, विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ये हो गया वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 3 बोलो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, short term capital loss can be set off against, can be set off against short term capital gain, sorry, long term capital gain, long term capital gain. Hence rupees 19,000, yeah, hence short term capital loss of rupees 19,000 is set off against long term capital gain and balance। कितना बच रहा है बैलेंस देखना जरा। 25 था ना, 25 था। 6,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड, 6,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। लिखो भैया, ये 3 छोटे छोटे से वर्किंग नोट, इसकी कहानी खत्म, सैलरी बचा हुआ है। ये वर्किंग नोट 2, क्या अब क्या बच रहा है? सर ये तो नील हो गया, इसकी कहानी खत्म, और कोई डाटा सर क्वेश्चन में? और कोई डाटा है ही नहीं, सब यूज कर लिए। तो मालिक अब बचा है ये वाला मुद्दा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, इसके लिए बनाओ वर्किंग नोट 4। लिखो इसका भी अलग से, क्या करोगे? बोलो वर्किंग नोट 4 किस चीज का है? सर नॉन स्पेकुलेटिव लॉस, इधर से सेट ऑफ हो नहीं सकता, नील है। इनकम अब ये बची है, लेकिन इधर से सेट ऑफ की परमिशन नहीं है सैलरी से, तो नोट डाल दो बस, और क्या करोगे? डालो नोट। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट all other heads except
इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सेक्शन 71 की ही रेस्ट्रिक्शन है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये 4 वर्किंग नोट दो, बोलो भैया फाइनली यहाँ आंसर क्या आएगा सर? नील, कुछ भी नहीं आया बाहर। तो जीटीआई बोलो, जीटीआई आई सर 21,000। टीआई बोलो सर, इन्होंने डायरेक्टली जीटीआई लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन तुम जरूर लिखना 21,000। इनको बुरा लग जाएगा नहीं तो। टोटल इनकम इस तरह से शो कर रहा है। टैक्स बताओ सर, टैक्स लायबिलिटी अगर क्वेश्चन में पूछते तो उसकी उम्र तो दी हुई नहीं है, लेकिन रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर मैं 35 साल का मानूं या 65 का मानूं, उसका 2.5 लाख रुपए से नीचे का इनकम है, हेंस नो टैक्सेबल इनकम विल बी देयर। ओके, आंसर मिला है भैया। ये 21,000 प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, स्पेक्युलेट पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसका नोट डाल दिया उन्होंने। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के ऊपर नोट डाल दिया, अपन भी यही कर रहे हैं। पढ़ो भैया, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, डायरेक्ट लिखा है इन्होंने, अगेंस्ट सैलरी इनकम। लिख लो आप भी, ऐसा लिख देना। Therefore, non-speculative loss cannot be set forward, then it should be carried forward to next year. Loss of 4,000 can be set off only against, ऐसा लिख दो, only against the income from speculative business। अच्छा करा इन्होंने अमाउंट भी साथ में लिख दिया, अपन भी ऐसा कर सकते हैं। अपन ने 2 अलग अलग लाइन लिखी। बोलो यहाँ पे रुपीज और लिख दो, रुपीज 4,000, तो और अपना छोटा हो गया लाइन। यहाँ बीच में क्या लिख दें? रुपीज 4,000 कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट, ओनली वर्ड और लगा दो। ये चीजें थोड़ी सी इंप्रूव करनी। बोलो भैया, तो पीछे की लाइन लिख दो, हेंस टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ऐसा कुछ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ बोथ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो, अपन ने तो सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से लिखा, आप इंप्रूव करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ, लिखो या चेंज करो, करो चेंज करो, यही तो सुधारना है। क्या लिखोगे? बोलो, बोथ अगेंस्ट। सही बात है, वैसे तो अपन ने सिर्फ क्वेश्चन का डाटा देखते हुए लिखा, गलत नहीं है कुछ भी, पर ठीक है, अपन सीख रहे हैं। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, बोथ अगेंस्ट, बोलो एसटीसीजी एंड एलटीसीजी। ये ऐसी चीजें सुधारनी है बस, बाकी तो ठीक है। चलिए साहब, स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव से ही सेट ऑफ होता है, ये बात तो आपको मालूम है। नाइदर बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर नॉन स्पेकुलेशन नॉर बी कैरीड फॉरवर्ड अगेंस्ट एनी अदर इनकम इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो स्पेकुलेटिव का जो लॉस है वो घर के मेंबर की भी हेल्प नहीं लेता, नो, और पड़ोसी की भी हेल्प नहीं लेता, मतलब दूसरे हेड की भी हेल्प नहीं लेता। ये बात हमने पढ़ ली थी। हाँ, स्पेकुलेटिव की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो बिजनेस प्रोफेशन हेड में हम पढ़ते हैं। ये लाइन आप जरूर ध्यान रख सकते हो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव नहीं माना जाता। डेरिवेटिव ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव नहीं माना जाता। डेरिवेटिव मतलब विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स, तो डेरिवेटिव बोलते हैं। विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर असेट। ये कंसेप्ट पूरा एफएम का है, तो अभी मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा। फ्रॉम एनी अदर असेट, जैसे सेंसेक्स कैसे डिराइव होता है आपको इतना तो मालूम है। सेंसेक्स सर, उसमें 30 स्क्रिप्ट्स के आधार पर रोज का सेंसेक्स निकाला जाता है, रोज का इंडेक्स निकाला जाता है। ओके, निफ्टी 50 सर, 50 स्क्रिप्ट्स के बेसिस पे निफ्टी निकाला जाता है। तो बेसिकली सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत में, ये सेंसेक्स है, ये निफ्टी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो डिराइव हुआ वो किसके बेस पे हुआ? 30 स्क्रिप्ट्स के बेस पे। तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो डेरिवेटिव्स में, है ना, डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम डब्बा बाजार भी बोल देते हैं, कई बार कमोडिटी मार्केट भी डेरिवेटिव मार्केट ही है, तो उसकी ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा। इसका मतलब वो नॉन स्पेकुलेटिव की तरह ट्रीट करना, लिख लो, ट्रीट इट एज नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो पूरा ट्रीटमेंट नॉन स्पेकुलेटिव की तरह ही होगा। तो इसका कोई लॉस भी हो तो फिर वो स्पेकुलेटिव नहीं है, तो नॉन स्पेकुलेटिव है, और नॉन स्पेकुलेटिव है तो नॉन स्पेकुलेटिव के सारे रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। स्पेकुलेटिव का लॉस मैक्सिमम 4 साल होता है। ये पॉइंट हमने पढ़ा नहीं है। कब माना जाएगा कि कोई कंपनी, व्हेन अ बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज डीम्ड टू बी कैरिड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस, कब माना जाएगा कि आप एक कंपनी हो, पहली बात तो, और आप जो बिजनेस कर रहे हो वो स्पेकुलेशन बिजनेस में आएगा, ऐसा कब होगा? ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे ये अपन ने सीखा नहीं है, ध्यान से पढ़ो। एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन, सेक्शन बोलो पहले तो, इसका ये वाला सेक्शन चल रहा है आपका 73, और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन सेक्शन 43(5) बिजनेस प्रोफेशन हेड में आती है। बोलो,
मैंने पढ़ा नहीं है अभी, पर हम स्पेकुलेशन समझ सकते हैं, फिर भी देख लो क्या होता है। एक कंपनी जिसका कोई भी पार्ट कंसिस्ट हो किसमें, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, एक्स लिमिटेड, इसका इसका एनी पार्ट, कोई भी हिस्सा बिजनेस की इनकम का अगर क्या आता है, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, मतलब ये दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, सच कंपनी शैल बी डिम्ड टू कैरी ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, माना जाएगा कि ये कंपनी स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है। कितना, टू द एक्सटेंट, तो उतने हिस्से के लिए, उतनी इनकम के लिए जितना कि आपका बिजनेस क्या है, परचेज और सेल ऑफ सच शेयर। मतलब आप हो सकता है वैसे तो आप ऑटोमोबाइल कंपनी हो, लेकिन आप बीच बीच में सेल ऑफ शेयर और परचेज भी कर लेते हो, तो सेल ऑफ परचेज और शेयर का वो हिस्सा, जरा सा हिस्सा, उतनी इनकम का पार्ट, टू द एक्सटेंट पार्ट को ही स्पेकुलेटिव माना जाएगा, बाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नॉन स्पेकुलेटिव ही माना जाएगा। हालांकि ये डिमिंग प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होगा, इन कंपनीज पे डिमिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूँ, स्पेकुलेटिव कब माना जाएगा, इफ यू आर अ कंपनी, यू आर इन्वॉल्व एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, आप सेल परचेज भी कर लेते हो, ये लिखा है, वेयर एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, एमओए में लिख रखा हम शेयर्स भी खरीदेंगे बेचेंगे, भले रेगुलर बेसिस पे नहीं हो, मेन यही बिजनेस ना हो, आपने लिख रखा है, तो एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस बोला, इसलिए मेन बिजनेस नहीं बोला। आप अगर कोई भी ट्रेडिंग करोगे सेल परचेज की, तो उसको स्पेकुलेटिव टू द एक्सटेंट माना जाएगा। अब कब ये डिमिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, तो पहला, एक ऐसी कंपनी जिसका मेन बिजनेस ही यही हो यार, अरे उसको हम क्या बोलते हैं, जिसका मेन बिजनेस यही हो, सर उसको तो इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाओगे, इसका मतलब आपके एमओए में बहुत क्लियरली लिखा है कि आप ये कंपनी बना ही सेल और परचेज, मतलब ट्रेडिंग के पर्पजेस के लिए रहे, तो आपका प्रिंसिपल, आपका मेन बिजनेस ही यही है, ट्रेडिंग इन शेयर्स। दूसरा, आप एक बैंक हो जैसे कि एसबीआई, तो एसबीआई के पास जो भी एक्स्ट्रा फंड होगा वो शेयर मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट करेगी, तो वहां सेल परचेज रेगुलर बात है, भले ही मेन बिजनेस उसका, प्रिंसिपल बिजनेस उसका नहीं है। तीसरा, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब आप या तो ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी बना रहे हो, या आपका बैंकिंग बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस है, या ग्रांटिंग ऑफ लोन या एडवांसेस प्रिंसिपल बिजनेस है, इन तीन लोगों को परमिशन है। ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, ये बैंकिंग कंपनी हो ही गई, दिख ही रहा है नाम से ही, बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और ये वाला, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं इसमें, जो ग्रांटिंग ऑफ लोन्स या एडवांसेस करते हैं, उनका मेन बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस। इन लोगों का जो एक्स्ट्रा फंड होता है, ये उसको री इन्वेस्ट करेंगे नहीं अगर, तो फिर जनता से लोन रिकवर, और जनता का जो लोन का लॉस होता है वो कैसे सेट ऑफ होगा। कहने का मतलब, बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा फंड है वो बैठा बैठा पैसा तो देगा नहीं कुछ, है ना, आप जब तक री इन्वेस्ट नहीं कर दोगे तब तक कोई इनकम होगी नहीं, तो इनको अलाउ किया गया, इनके लिए डिमिंग प्रोविजन नहीं लगाया गया। मतलब इनके लिए सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स अगर ये करते भी हैं, तो उस इनकम को भी क्या माना जाएगा, नॉन स्पेकुलेटिव ही माना जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस पार्ट माना जाएगा। पहला कंपनी का पार्ट ये वाला, अ कंपनी हुज जीटीआई, अब मैं कंपनी हूं एक्स लिमिटेड, मेरी जीटीआई निकाली आपने, उस जीटीआई में आपने देखा कि मेरी मेन इनकम क्या है, मेनली इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के कंपनी के पास बाकी सारी इनकम है, देख लो, अदर्स अदर्स ज्यादा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम ज्यादा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज, बीच बीच में थोड़ी बहुत इनकम हो गई सेल और परचेज ऑफ शेयर की, ट्रेडिंग कर ली मैं, बोलो क्या लग रहा है, तो ऐसे में फिर स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसकी मेन इनकम बाकी सारे हेड्स में जा रही हो, फिर वो बिजनेस कहाँ कर रहा है, इसका स्पेकुलेटिव वर्ड यूज मत करो, भले ही उसने 4-5 ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन, 50 ट्रांजेक्शन कर ली हो, मेनली इनकम जीटीआई में किस हेड की है, इन 4 हेड्स की है। चेक करो, सबसे पहली इनकम इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट की इनकम, इसको ऐसे अलग कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। सैलरी हो नहीं सकता, बिजनेस प्रोफेशन है ही नहीं, तो इन दो के ऊपर ये डिमिंग प्रोविजन मत लगाना। बाकी कोई भी कंपनी अगर कुछ भी हिस्सा ट्रेडिंग ऑफ शेयर से कमाती है, तो उतना पार्ट, टू द एक्सटेंट वर्ड ध्यान रखना, उतना पार्ट, उतनी इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम या स्पेकुलेटिव बिजनेस मान लिया जाएगा। अंतर क्या होगा सर उससे, अंतर ये होगा कि अगर आप इसको स्पेकुलेटिव मानोगे सेल और परचेज को, तो इसका ट्रीटमेंट स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसा होगा, सेट ऑफ के रूल्स स्पेकुलेटिव के लगेंगे। इन दो केसेस में अगर आप इसको नॉन स्पेकुलेटिव मान रहे हो, तो सारे सेट ऑफ के रूल्स नॉन स्पेकुलेटिव के ही लगेंगे।
ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ये बात किसी क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखी जा सकती है कि ये बैंकिंग बिजनेस की कंपनी है जो सेल और परचेज कर रही है, तो आप समझ जाना है नॉन स्पेकुलेटिव है। ये एमसीक्यू में जरूर आ सकता है। Thus, this company would be exempted from the operations of this explanation. Accordingly, अगर ये कंपनी परचेज और सेल कर भी लेती है, they would not be deemed to carry on speculative business. It means they are carrying on what? Non-speculative business. तो ध्यान रखना, ये प्रोविजन इसलिए बनाना पड़ा कि देखो बड़ी कॉर्पोरेट्स के पास करोड़ों रुपया होता है, आप तो जानते ही हो। कोई बड़ी कंपनी है, टीसीएस है, रिलायंस है, विप्रो है, कोई भी 400 500 600 करोड़ वाली कंपनी भी है, फंड पड़ा रहता है, लमसम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, रोज ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। क्या करें, रोज ट्रेडिंग शुरू कर दी तो उसको स्पेकुलेटिव की डेफिनेशन में कवर करना पड़ेगा। जब तक कि उनका मेन बिजनेस ही ट्रेडिंग ना हो, जब तक कि वो बैंकिंग कंपनीज ना हो, जब तक कि वो लोन्स और एडवांसेस ग्रांट करने वाली कंपनीज ना हो। तो सेकंड पार्ट, अगर उनका बिजनेस इनकम आ ही नहीं रहा, बाकी सारे हेड लग रहे हैं उनके ऊपर, ये वाले वापस से दिखा रहा हूं, बाकी सारे हेड लग रहे हैं, बिजनेस बोला ही नहीं, मेनली बोला है। एक कंपनी जो बाकी सारी इनकम अर्न कर रही है लेकिन बिजनेस प्रोफेशन की इनकम अर्न नहीं कर रही, वो अगर कभी कभार कुछ शेयर्स इन्वेस्ट कर भी देगी तो उसकी इनकम को बिजनेस प्रोफेशन में मत ले जाओ, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव माना जाएगा। मेन वर्ड है मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो आपकी जीटीआई का मेजर पार्ट कहां से आ रहा है? कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी। तो फिर आपके ऊपर ही एक्सप्लेनेशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये पार्ट हमने नहीं पढ़ा था, ये अपन ने यहां से पढ़ लिया मॉड्यूल से। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 73 है 35 एडी को, जो बिजनेस प्रोफेशन का एक सेक्शन है 35 एडी, इसमें अलग अलग बिजनेस खोलने की परमिशन दी है गवर्नमेंट ने। स्पेसिफाइड, उन्होंने ही बता रखा है इस सेक्शन में कि आप कौन कौन से बिजनेस खोल सकते हो। 35 एडी चूंकि एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो लिस्ट ऑफ बिजनेसेस देता है मुझे, जो लिस्ट ऑफ बिजनेसेस देता है मुझे कि आप ये स्पेसिफिक बिजनेस खोलो। 15-20 बिजनेस के नाम दे दिए उन्होंने। उन बिजनेसेस में से लॉस अगर हुआ तो दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से ही आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, वरना इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अच्छा, यहाँ एनी स्पेसिफाइड लिखा है, ध्यान रखना। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वेयर हाउस खोलो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ये स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में है। वेयर हाउसिंग बिजनेस आपने खोला, वहां पर आपने 35 एडी की डिडक्शन ले ली। बिजनेस प्रोफेशन में 100% डिडक्शन मिलती है जितना भी इन्वेस्ट करो। जैसे मेरे को इस वेयर हाउस को बनाने में लग गए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में मैंने ये वेयर हाउस बनाया। अब ये वैसा देखा जाए तो कौन सा खर्चा है मालिक? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है P&L में डेबिट कर दो, इसको चलेगा 100% डेबिट, 2 करोड़ रुपए डेबिट करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मानने को तैयार है, ऐसा वो सेक्शन बोलता है। अब 2 करोड़ डेबिट हुए, मेरा प्रॉफिट मान लो 50 लाख ही था, तो 1.5 करोड़ रुपए का लॉस आ गया। ये जो लॉस है ये कौन सा लॉस कहलाएगा? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस या लॉस फ्रॉम सेक्शन 35 एडी बिजनेस। तो ये लॉस करंट ईयर में अगर सेट ऑफ होगा तो किसी भी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। ध्यान रखना, किसी भी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। एनी लिखा हुआ है, एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। बोलो भैया, अब एनी का मतलब भी समझ लो। एनी मतलब हो सकता है आपने उस वेयर हाउसिंग का एक नाम और दे देता हूँ, यहाँ एक होटल बिजनेस भी है, यहाँ एक हॉस्पिटल बिजनेस भी है। मतलब हॉस्पिटल खोलो आप 100 बेड का, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। 3 स्टार होटल खोलो, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। अब ध्यान से सुनना, आपका ये 35 एडी का स्पेसिफिक लॉस है जिसकी आप डिडक्शन ले चुके हो। ये लॉस आप किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस जो यहाँ नाम दिए हुए हैं, चाहे 35 एडी उसके लिए यूज किया हो या ना किया हो। मतलब मेरे पास एक वेयर हाउस है जिसपे मैंने 35 एडी सेक्शन यूज किया, एक और वेयर हाउस है जिसपे मैंने 35 एडी यूज नहीं किया, लेकिन नाम तो वेयर हाउस है ना, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 2 वेयर हाउस बनाए, एक पे मैंने 35 एडी लिया, एक पे मैंने 35 एडी क्लेम नहीं किया, लेकिन बिजनेस तो स्पेसिफाइड की कैटेगरी में ही आएगा। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ ऐसा नहीं बोला कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ होगा, वो भी तब जब सेक्शन 35 एडी लगे, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला 35 एडी का लॉस किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो आपके पास एक होटल बिजनेस है, होटल स्पेसिफाइड बिजनेस की इस लिस्ट में आता है कि हाँ आता है साहब, तो भले ही आपने इस पर 35 एडी यूज ना किया हो, लेकिन यहाँ की इनकम और यहाँ का लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। ये इस एनी वर्ड का इंपॉर्टेंस है। हालांकि आपको एग्जाम में इतना आ ही नहीं रहा, एग्जाम में डायरेक्ट दे देते हो 35 एडी का लॉस, आप खुद ही समझ जाते हो सेट ऑफ होना है। पर मैंने लीगली समझाया आपको कि ये 35 एडी का लॉस है जिसके ऊपर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ली है। इस होटल बिजनेस के यहाँ पे नाम जरूर दिया हुआ है,
लिस्ट ऑफ बिजनेस में, लेकिन आपने 35AD यूज नहीं किया कैटेगरी, लेकिन उसकी भी स्पेसिफाइड ही मानी जाएगी, ये लिखा हुआ है। लॉस ऑफ एन असेसी जिसने डिडक्शन ली है कौन से सेक्शन में, 35AD में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस। इररिस्पेक्टिव, देखो ये लिखा हुआ जो एनी वर्ड का मीनिंग है, आपको ये पैराग्राफ अब समझ में आना चाहिए, अगर कल ना भी समझ में आया हो तो। इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे, वेदर, क्या लिखा है, वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन और नॉट, ये दूसरे वाला बिजनेस ये एलिजिबल फॉर डिडक्शन है या नहीं है, मतलब 35AD लिया हो इस पे तो सेट ऑफ हो ही जाता, 35AD ना भी लिया हो इस पे, एलिजिबल नहीं है ये, तो भी आप इसका सेट ऑफ कर सकते हो। तो उन्होंने वर्ड का यूज किया एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। तो ध्यान से देखो वापस क्या लिखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर, लेटर मतलब ये वाला, इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 35AD और नॉट। बहुत बढ़िया लाइन। एन असेसी कैन देयरफॉर सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ ए हॉस्पिटल या होटल विच बिगिंस टू ऑपरेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 से सेक्शन शुरू हुआ था, जिसपे आपने क्या ले ली, डिडक्शन भी ले ली। इसका जो लॉस है वो प्रॉफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस ले सकते हो, इवन इफ ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये 35AD के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल और बना देता हूं आपके लिए, डेट से बना देता हूं। ये जो आपका होटल बिजनेस था ये आपने 2005-06 में खोला था, जब आपके पास 35AD करके इनकम टैक्स में सेक्शन होता ही नहीं था, ये सेक्शन शुरू हुआ 2010 से। आपने 2015 में ये एक और वेयर हाउस डाला जिसपे आपने डिडक्शन ले ली 35AD की। अब इस वेयर हाउस का आप इस होटल बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो। देख लो भैया, बोलो, एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है हॉस्पिटल होटल का, कर लो सेट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो ये भी वेयर हाउस ही था, होटल बिजनेस हटा लो, वेयर हाउस ही लिख लो तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा आप। वेयर हाउस था पुराना जो कि 2005-06 में खोला था आपने, उस समय ये सेक्शन होता ही नहीं था, तो ये बिजनेस आपको इनकम दे रहा है, और इस बिजनेस पे उस समय 35AD करके कोई सेक्शन नहीं लगा था, आपने कोई डिडक्शन नहीं ली थी, तो भी ये है तो स्पेसिफाइड बिजनेस। इस इनकम को इस लॉस से आप सेट ऑफ कर सकते हो, या उल्टा बोल रहे इस लॉस को इस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, भले ही ये 35AD में कवर हुआ हो या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस वही होना चाहिए जो 35AD में स्पेसिफाइड है, उसी नाम से, है ना। ऐसा नहीं कि ये यहाँ का बिजनेस आप किराना बोल के सेट ऑफ कर रहे हो, किराना स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में नहीं है। तो ये ध्यान रखना, एनी वर्ड समझा दिया उन्होंने इस नोट के रेफरेंस पे, बहुत अच्छा नोट है, ये लाइन याद रख लेना, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन और नॉट। तो भैया एनी वर्ड बहुत क्लियर हुआ है यहाँ पे, मुझे समझ में आया होगा कि आपने इस पे 35AD यूज किया है, इस पे 35AD यूज नहीं किया है, फिर भी ये भी वेयर हाउस इनकम है, ये भी वेयर हाउस इनकम है, और वेयर हाउस का नाम 35AD की लिस्ट में दिया हुआ है, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो सर क्या लिस्ट याद करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कोई लिस्ट याद नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन खुद ही बताता है 35AD बिजनेस है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन में आप जानते हो शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ होता है इंट्रा में। एनी कैपिटल गेन, एनी मतलब लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी, ये तो इंट्रा की कहानी है। लॉन्ग टर्म हालांकि सिर्फ ऑनली अगेंस्ट किससे होता है, लॉन्ग टर्म से होता है, ये भी इंट्रा की कहानी है। कैपिटल गेन का अगर कोई लॉस है तो कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, ये हमने पढ़ लिया था। कौन सा बचता है, लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ होता है, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट में सिर्फ शॉर्ट टर्म आएगा, और शॉर्ट टर्म चूंकि कैपिटल गेन है तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड ही होगा, सेट ऑफ तो हो ही नहीं सकता। आप दूसरे घर की मदद, पड़ोसी की मदद लोगे क्या, पड़ोसी की कोई मदद नहीं लेंगे, मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होता, तो कैरी फॉरवर्ड करो। कितने साल तक, 8 असेसमेंट ईयर, बोलो भैया। और आप 112A पढ़ चुके हो कैपिटल गेन में, जिसमें आपने पढ़ा था कि 1 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन पे रेट लगता है 10%, जिस पे आपने STT पे किया हो, बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ओनली एट द टाइम ऑफ सेल, आपने STT पे किया हो। ये बात आप ऑलरेडी 112A कैपिटल गेन में पढ़ चुके हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ सच शेयर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 73 एंड 74। ये इंट्रा का सेक्शन है और ये कैरी फॉरवर्ड का सेक्शन है। मतलब सुनो सुनो, हम बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, है ना। आप ध्यान से सुनना जो मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, मेरी तरफ देखो फटाफट, इधर सुनो। क्या मैंने ये लिखते समय जब ये लिखा कि लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ होगा, क्या मैंने कोई सेक्शन लिखा?
मैंने बोला क्या कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का है या 112A का है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा सर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हमने कल, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इट मीन्स लॉन्ग टर्म चाहे 112 का हो या 112A का हो, सेट ऑफ तो हो सकता है। बोलो भैया हाँ या ना? बिल्कुल, कोई भी लॉस सेट ऑफ हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ सच शेयर्स और यूनिट्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमने ये सेक्शन लिखे ही नहीं, हमने सिर्फ बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इससे अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि सेक्शन का कोई डिफरेंस सेट ऑफ के रूल पे नहीं लगता। कोई भी सेक्शन का लॉस 112 का हो तो भी चलेगा और 112A का हो तो भी चलेगा। बोलो भैया, इज इट क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर में मिस्टर सी के पास फॉलोइंग इनकम और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सेल ऑफ शेयर्स पे, प्लस इनकम है ये। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पुराने साल का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पुराने साल का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करंट ईयर का है। तो पहले करंट ईयर इनकम लिख लो, ये करंट ईयर है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉस कुछ है नहीं, इंट्रा में सेट ऑफ करने को कुछ भी नहीं है, इंटर में सेट ऑफ करने को कुछ भी नहीं है। तो आप कौन से लॉसेस का कहानी शुरू करें? सीक्वेंस बोलो। सबसे पहले सर इंट्रा देखते हैं, इंट्रा के बाद इंटर देखते हैं। तो इनमें तो इनकम ही इनकम है, इंटरा में और इंटर में, और दूसरा कोई लॉस दिया नहीं है जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन जो मैं इनसे सेट ऑफ करता। तो आप सीधे सीधे ब्रॉड फॉरवर्ड को सेट ऑफ करो। शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म से होता ही है, तो पहले शॉर्ट टर्म कर लो। ये 37,000 घटा लो तो बैलेंस 113 बचेगा। लॉन्ग टर्म से कर लो, इन दोनों को सेट ऑफ कर लो। 75,000 बैलेंस अभी भी यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा 21,000, ये लिखा हुआ है। क्यों? समझो। ये लॉन्ग टर्म था तो सर पहले इसको और इसको कर देते ना। अरे कैसे करता मैं, देखो ना, लॉन्ग टर्म किससे सेट ऑफ होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही। अच्छा बड़ा भाई है ये, छोटे भाई की मदद नहीं लेता, तो लॉन्ग टर्म इससे सेट ऑफ करूं क्या? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म अपने ही खुद की ही मदद लेता है, अपने ही घर में लेता है, अपने घर के मेंबर की मदद भी नहीं लेता। इन दोनों को सेट ऑफ कर दिया, ओके। अगर यहाँ सपोज 1,75,000 होते और यहाँ शॉर्ट टर्म लॉस ज्यादा होता तो मैं लॉन्ग टर्म से जरूर सेट ऑफ करता। तो रूल मत भूलना, बेसिक रूल पकड़ के रखना, लॉन्ग टर्म से ही जाता है, शॉर्ट टर्म दोनों से जाता है। तो ये एक 13 की यहाँ इनकम आ गई आपके पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा इसमें ये भी शॉर्ट टर्म कौन सा ये नहीं लिखा, 111A वाला है कि अदर्स वाला है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी सेक्शन वाइज सेट ऑफ में कोई डिफरेंस मत करना, डायरेक्टली सेट ऑफ कर सकते हो। अगर ये 111A वाला होता तो याद करो इस पे रेट लगता 15% टैक्स लाइबिलिटी निकालते से। तो हम बोलते हमारा टोटल इनकम जो है वो 1,13,000 है। हम टोटल इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं मालिक, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम। याद करो नॉर्मल इनकम नील है, अगर स्पेशल इनकम 111A वाली है तो ये 1,13,000 रुपये। 1,13,000 पे 15% का स्लैब लगना चाहिए, लेकिन शिफ्टिंग का रूल लग सकता है यदि 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 असेसी इंडिविजुअल HUF हो और वो रेसिडेंट हो। तो अगर ये रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF है तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी 2.5 लाख की स्लैब पे, तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरा 1,13 शिफ्ट हो जाएगा, इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो 1,13,000 पे 15% से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बोले भैया, तो मैंने इसको इसलिए समझाया कि 111A का अगर ये कैपिटल गेन हो तो टोटल इनकम 1,13,000, उसके दो हिस्से करो, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम नील, स्पेशल इनकम 1,13,000, टोटल करके देख लो 1,13 आ रहा है। रेट 15% लगाता, फिर याद करो 111A में शिफ्टिंग अलाउड है। अगर आपके पास अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आप 111A, 112 और 112A तीनों में शिफ्टिंग कर सकते हो। ये बात हमने कैपिटल गेन में पढ़ी थी भैया। नेक्स्ट, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस के लिए भी सेम रूल है। यहाँ पर ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में सेम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक दो और अपन छोटे छोटे से लाओ। मिस्टर डी की डाटा दिया हुआ है, ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी पे करना भैया, 3 वाला। फोर्थ वाला इजी है, देख लो। ओनिंग एंड मेंटेनिंग की इनकम दे रखी है, अच्छा ये भी टेक्सटाइल बिजनेस की करंट ईयर इनकम दे रखी है और दोनों ब्रॉड फॉरवर्ड दे रखे हैं। लाओ पहले इंट्रा लॉस है क्या कोई? एक भी नहीं है। इंटर लॉस भी नहीं है एडजस्ट करने के, तो फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को ही हम एडजस्ट करेंगे। पहला टेक्सटाइल बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से, तो बिजनेस टू बिजनेस सेट ऑफ कर दो। ये ऑनिंग इन मेंटेनिंग टू ऑनिंग इन मेंटेनिंग सेट ऑफ कर दो।
तो यहाँ पर 21,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। बोलो भैया, ओनिंग एंड मेंटेनिंग किससे सेट ऑफ होता है? सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग से। टेक्सटाइल बिजनेस की करंट ईयर की इनकम 85,000 है, इसको सेट ऑफ कर दो, पुराने पाप धो दो, बैलेंस 35 बचेगा। ये लाइन आप नोट में डाल सकते हो कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड और एनी अदर सोर्स। तो ये 21 और 35 आपस में सेट ऑफ। और वैसे भी ये ब्रॉड फॉरवर्ड था, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला वैसे भी किसी दूसरे से नहीं सेट ऑफ होता है, ध्यान रखो। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, पुराने पाप सिर्फ अपने ही घर में जाएंगे कि पड़ोसी के, सिर्फ अपने ही घर में सिवाय अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन के। तो ये वैसे भी सेट ऑफ नहीं होता, पहला रूल। दूसरा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का इंटरनल रूल ही क्या है कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग सिर्फ अपनी ही मदद करता है, दूसरों की मदद नहीं लेता। तो अपन दोनों तरीके से सीख सकते हैं। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, इसीलिए वैसे भी किसी दूसरे घर में नहीं जाता, नॉट अलाउड। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग से सेट ऑफ होता है। ये दोनों रूल लगा के आप प्रूव कर सकते हो। तो अपने को लिखना ये एग्जाम में पर समझने के लिए मैंने ये भी समझा दिया। आप जानते हो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सिर्फ अपने हेड से ही सेट ऑफ होते हैं। ये था इलुस्ट्रेशन नंबर 4। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ हम पढ़ चुके हैं। पहले करंट ईयर के पाप, उसमें भी डेप्रीसिएशन पहले ले लो, फिर साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा, फैमिली प्लानिंग का खर्चा, ये तीनों सेक्शन बिजनेस प्रोफेशन के हैं। फिर पुराने पाप, फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। इन तीनों को आखिरी में क्यों रखा? क्योंकि इनका टाइम पीरियड अनलिमिटेड है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज या दूसरे लॉसेज का टाइम पीरियड 8 साल और 4 साल है, इसलिए पहले इन लोगों को सेट ऑफ करो। इन तीनों पे तो अनलिमिटेड टाइम है, इसलिए इनको कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो। इनको कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम अनलिमिटेड, कैरी फॉरवर्ड टाइम अनलिमिटेड है, इसलिए सबसे आखिरी में, जबकि इनका टाइम है आपके पास 8 साल या 4 साल टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड।